वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मेंडल के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दें, मेंडल के जो प्रयोग किए गए थे एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, इन एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। इन्होंने अपने प्रयोग किए थे वो किस पादप पर किए थे, तो आपको ध्यान रखना है मटर के पादप पर किए थे, पाइसम सेटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। इस पाइसम सेटाइवम या मटर के पादप पर इन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया और मेंडल ने एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण के प्रयोग किए और इनमें से एक संकर संकरण के प्रयोग के आधार पर प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया गया तथा द्विसंकर संकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतंत्र अपीयन के नियम का प्रतिपादन किया गया। तो आप क्या ध्यान देंगे, मेंडल ने मटर के पादप पाइसम सेटाइवम पर संकरण के प्रयोग किए और इस आधार पर निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहला नियम हमें ध्यान रखना है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम हमें ध्यान रखना है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा नियम हमें ध्यान रखना स्वतंत्र अपीयन का नियम। तो ये 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। अब हम सबसे पहले नियम के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहला नियम है वो कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिए, मेंडल के नियमों को वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम भी कह सकते हैं और उसमें सबसे पहला नियम है वह कौन सा है, तो ये हमें ध्यान रखना है आनुवंशिकता का नियम। सबसे पहला नियम हमें ध्यान रखना है प्रभाविता का नियम। मेंडल का नंबर 1 नियम है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम है वह मेंडल का किस आधार पर दिया गया, तो आप ध्यान दीजिए एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो ये मेंडल का जो नियम है वह किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है, एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, प्रयोग पर आधारित है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये नियम किस पर आधारित है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक संकरण संकरण प्रयोग पर आधारित है। एक संकरण संकरण प्रयोग में हम ध्यान दीजिए, जब इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के समयुग्मजी, जब एक लक्षण के समयुग्मजी विपरासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है। जब संकरण करवाया जाता है तो क्या होगा, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होगा उसे हम प्रभावी कहेंगे, जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होगा उसे हम अप्रभावी कहेंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जो F1 पीढ़ी में प्रकट होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। एवं जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है, जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है, जो प्रकट नहीं होता है, F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है, F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह नियम क्या कहलाएगा, प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो पूरे नियम को आप किस प्रकार से लिखेंगे कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के विपरासी स्वरूपों समयुग्मजी विपरासी स्वरूपों या विपरासी लक्षणों के मध्य, जब एक लक्षण के समयुग्मजी विपरासी स्वरूपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे हम प्रभावी कहेंगे और जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था एक संकर संकरण में, तो ध्यान दीजिए, इन्होंने समयुग्मजी या शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध या जिसे हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे, शुद्ध यहाँ क्या कहेंगे, समयुग्मजी लंबे पौधे लिए
और शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे हैं उनका इन्होंने संकरण किसके साथ में करवाया, शुद्ध या आप ध्यान दीजिए समयुग्मजी। तो संततियां जो पेरेंट्स लिए वो किस प्रकार के लिए, समयुग्मजी, और कैसे पौधे लिए, बोने पौधे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक विपरासी लक्षण को लिया हाइट के, और उसमें कौन कौन से पौधे लिए, शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे और शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे लिए। अब लेने के बाद में ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्होंने जो समयुग्मजी लंबे पौधे तो उसे हम किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से, और इससे किससे लिखेंगे हम, स्मॉल टी से। अब युग्मक बनेंगे इनसे, और युग्मक कैसे बनेंगे, एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा, यहाँ पर स्मॉल टी बनेगा। अब ये जो आपको ध्यान रखना है, ये तो क्या है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद में ये क्या बन गए, युग्मक। और युग्मक बनने के बाद में नेक्स्ट अगली पीढ़ी में इनमें हमारी पीढ़ी प्राप्त होगी, वो कौन सी होगी, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में हम ध्यान दीजिए तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सभी पौधे किस प्रकार के होंगे, लंबे होते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त, विषम युग्मजी या कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर, यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी संकर लंबे या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए। ये संकर या विषम युग्मजी जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, ये पौधे किस कारण से प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबेपन का। और लंबेपन का लक्षण प्रभावी होने के कारण से यहाँ पर F1 पीढ़ी में जो संतति हमें प्राप्त हुई है उनके सभी पौधे किस प्रकार के होंगे, लंबे होंगे। तो ये गुण क्या कहलाएगा, प्रभावी, जबकि बोनेपन का लक्षण वो कैसा कहलाएगा, अप्रभावी। यानी आपको ये ध्यान रखना है, पहला नियम कौन सा, प्रभाविता का नियम। पूरा क्या लिखोगे, एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण समयुग्मजी विपरीत स्वरूपों का संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता प्रभावी, जो प्रकट नहीं होता अप्रभावी कहलाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण, मेंडल ने शुद्ध समयुग्मजी लंबे एवं शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधों के बीच में संकरण करवाया और संकरण करवाने की फलस्वरूप F1 पीढ़ी प्राप्त की गई जिसमें सभी पौधे हैं वह लंबे प्राप्त हुए, अर्थात इसमें लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी है और बोनेपन का लक्षण कैसा होता है, अप्रभावी होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कारकों के द्वारा नियंत्रित होगा और प्रत्येक कारक होता है वह एक प्रकार से अपनी प्रभाविता दर्शाता है। तो जो दर्शाएगा F1 पीढ़ी में जो युग्म विकल्पी प्रकट होगा उसे तो हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना प्रभावी, जो प्रकट नहीं होगा उसे हम अप्रभावी कहेंगे। तो ये आपको पहला नियम ध्यान रखना है। अब उसके बाद में मेंडल के जो प्रयोग है उसी के आधार पर दूसरा नियम भी दिया गया और दूसरा नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम है, या जिसे हम क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम। पृथक्करण का नियम या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है। तो ये नियम भी आपको क्या ध्यान रखना है, यह नियम भी मेंडल के, यह नियम भी मेंडल के एक संकरण पर आधारित है। यह नियम भी मेंडल के एक संकरण प्रयोग पर आधारित है। किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यह भी किस पर आधारित है, मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। अब इस नियम में मेंडल क्या कहता है, तो आपको समझना है कि एक संकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने क्या कहा। इस नियम के अनुसार ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार शुद्ध, हम देखो क्या करते हैं, शुद्ध पौधे जो समयुग्मजी उनका संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, तो एक संकरण प्रयोग के अनुसार F1 पीढ़ी में संकर या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, संकर या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, तो आप क्या ध्यान दीजिए, एक संकर संकरण प्रयोग के अनुसार F1 पीढ़ी में संकर या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। इन F1 पीढ़ी में जो संकर या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होंगे उनके द्वारा F2 पीढ़ी के लिए युग्मक बनते हैं। F2 पीढ़ी के लिए जब युग्मक बनते हैं, F2 पीढ़ी के लिए जब युग्मक बनेंगे, युग्मकों के बनते समय युग्मक क्या हो जाते हैं, युग्मकों के बनते समय दोनों युग्म विकल्पी क्या हो जाएंगे, युग्म विकल्पी होते हैं, वे पृथक हो जाते हैं। दोनों युग्म विकल्पी क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाते हैं। दोनों युग्म विकल्पी क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो क्या ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार
मेंडल में एक संकर संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति संकर या विषम युग्मजी होती है। इस F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाली संकर या विषम युग्मजी पीढ़ी होती है, उनके द्वारा F2 पीढ़ी के लिए जब युग्मकों का निर्माण होता है तो इनमें उपस्थित युग्मकों के बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी लंबेपन का युग्म विकल्प और बोनेपन का युग्म विकल्प वो आपस में क्या हो जाएगा, पृथक पृथक हो जाता है और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इस नियम में एक लक्षण के युग्म विकल्पी होते हैं वो दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी होते हैं उनसे पृथक होते हैं, यानी एक ही लक्षण के दोनों युग्म विकल्प वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। तो उसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। यानी युग्मक वो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र शुद्ध होता है, यानी एक युग्मक होगा उस युग्मक के अंदर उपस्थित जो युग्म विकल्प है वो एक ही लक्षण को निर्धारित करता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या जिसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है। अब मेंडल ने कैसे दर्शाया इस नियम को, तो ध्यान ने प्रयोग किया शुद्ध समयुग्मजी पौधे लिए। उदाहरण ध्यान रखना आपको, क्या किया, शुद्ध समयुग्मजी पौधे लिए, समयुग्मजी लंबे पौधे लिए, शुद्ध समयुग्मजी लंबा पौधा लिया जिनके कैरेक्टर्स कैपिटल टी होगा। और यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिया, शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे लिए। तो मेंडल ने एक संकरण प्रयोग में शुद्ध समयुग्मजी लंबे एवं शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे लिए। लेने के बाद में इन्होंने क्या किया, तो आपको ये पेरेंटल हो गई, उसके बाद युग्मक बन गए। युग्मक बनने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है, अब निषेचन होने से क्या प्राप्त हुई, हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में जितने भी संतति प्राप्त हुए किस प्रकार के होंगे, संकर प्राप्त हुए या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए। अब विषम युग्मजी प्राप्त होने के बाद में नेक्स्ट अगले में इन्होंने क्या किया, इसी पौधों का आपस में स्वपरागण करवाया गया और एक पौधे को लिया किस रूप में, मादा के रूप में, और एक पौधे को किस रूप में लिया, नर के रूप में। तो नर युग्मक बनेंगे और दूसरे कौन से युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक। ये दो पौधे लिए इन्होंने, एक पौधे के युग्मकों को मादा युग्मक के रूप में लिया, दूसरे को किस रूप में लिया, नर युग्मक के रूप में लिया। और मादा युग्मक के रूप में भी इसी पौधे को लिया और नर के रूप में भी इसी पौधे को लिया। अब लेने के बाद में इन्होंने क्या किया, ये प्रयोग संपन्न किया। प्रयोग संपन्न करने के फलस्वरूप हम समझ लेते हैं कि इस पे परिणाम हमें कैसे प्राप्त हुए। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इनके परिणाम हमें प्राप्त हुए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं और मादा युग्मक को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये मादा युग्मक हमने यहाँ पर ले लिए, एक युग्मक ऐसा बनेगा और एक युग्मक कैपिटल टी और एक युग्मक स्मॉल टी बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी एक युग्मक कैपिटल टी और दूसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल टी बनता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ आप ध्यान दीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमें जो जीनोटाइप प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा और फिनोटाइप क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें फिनोटाइप या लक्षण स्वरूप प्राप्त होता है, वह क्या प्राप्त होगा, लंबा अनुपात बोना। लंबा और बोने का अनुपात क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये समयुग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोना। तो यहाँ पर लंबे कितने हो, 3, और बोने कितना पौधा प्राप्त हुआ, 1। तो ये हमें अनुपात प्राप्त होता है, वह क्या प्राप्त होगा, फिनोटाइपिक, या जिसे हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप अनुपात का मतलब क्या हुआ, वह अनुपात जो कि इसकी जीनी संरचना को दर्शाते हैं, और जीनी संरचना को दर्शाएंगे तो उसमें आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, समयुग्मजी लंबे पौधे, कौन से पौधे प्राप्त हुए, समयुग्मजी लंबे। दूसरे कौन से पौधे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे, और आप ध्यान दीजिए समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त हुए। ये 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें समयुग्मजी लंबे पौधे कितने हैं, केवल एक ही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 1 हो गया। अब उसके बाद विषम युग्मजी लंबे कितने, 2 पौधे, तो 2 पौधे प्राप्त हो गए। और उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, तो समयुग्मजी बोने पौधे कितने, अपना 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जीन प्ररूप या जीनोटाइप है हमें वो क्या प्राप्त होता है, तो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमें 1:2:1 प्राप्त होता है, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ युग्मक क्या हुए, एक दूसरे से पृथक हो गए,
पृथक होने के कारण से ही क्या हुआ, ये युग्मक दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए। इसी कारण से इस नियम को युग्मकों की पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से F2PD के लिए जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनने के फलस्वरूप दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। इस कारण से इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मेंडल के नियम में दो नियम हमें ध्यान रखना है। पहला नियम हमने देख लिया प्रभाविता का नियम, दूसरा कौन सा ध्यान रखना हमें, पृथक्करण या जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। एक बार इस नियम को वापस से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार एक मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में संकर या विषम युग्मजीय संतति प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में जो संतति विषम युग्मजीय या प्राप्त होती है, उस संतति के द्वारा F2 पीढ़ी के लिए जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, वह एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं एवं अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं या इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर युग्मक होते हैं वह एक दूसरे से साथ में रहते हुए भी, यहाँ युग्मक साथ में, दोनों युग्मक यानी लंबेपन का और बौनेपन का, फिर भी एक दूसरे से संदूषित नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, युग्मक अपने आप में शुद्ध हो गए। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक एक दूसरे के साथ रहने के बाद में भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, इस कारण से इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और F2 पीढ़ी के लिए जब युग्मक बने तो दोनों युग्मक पृथक हो गए, जिससे हमें जीन प्ररूप अनुपात, जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। यदि ये पृथक नहीं होते तो उस परिस्थिति में ये हमें प्राप्त कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो ये पौधा था, वो बोना नहीं था। पौधा कैसा था, लंबा, तो यहाँ पर लंबेपन का ही लक्षण प्रकट होना चाहिए। जबकि समयुग्मजीय बोने पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं। समयुग्मजीय बोने पौधे प्राप्त होने का कारण है वो क्या है, युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन या पृथक्करण। युग्मक आपस में पृथक रहते हैं और पृथक होने के कारण से ही वापस से पुनः हमें कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, बोने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये थे मेंडल के दो नियम। पहला नियम हमने कौन सा पढ़ लिया, पृथक्करण प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, जो कि द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।